अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी कब्र का अजाब, पहला हिस्सा। सालूस जादूगर ने नाग को दीवार पर बनी हुई तस्वीर के अंदर फेंक दिया था, जो होश में आते ही अपने आप को समुद्र के किनारे रेत पर पड़ा हुआ देखता है। मारिया और नाग जनूबी अफ्रीका के उस साहली शहर में केटी की तलाश में आए थे। अंबर, थ्यूसोंग, जुलीसोंग और मशकाला भी उनके साथ हैं। ये लोग जादू नगरी की गार से जरा दूर खोपड़ी वाले दरख्त के पास बैठे हैं। उन्होंने मारिया और नाग को गार में केटी को तलाश करने के लिए भेजा था। मारिया गार के बाहर एक दरख्त पर बैठी रही। नाग गार में चला गया, जहां सालूस ने बड़े जादूगर जोगरीत को कत्ल करके केटी को बेहोश करके उस पर एक खास तलीसम पड़कर रखा हुआ है। केटी के अंदर सालूस जादूगर ने मिस्री काहिन जम्बाका के दिल की राख भी शामिल कर दी है, जिसकी वजह से केटी की खलाई ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया है। जब उसे होश आएगा तो वो अंबर नाग मारिया सबको भूल चुकी होगी। उसमें इतनी ताकत आ गई होगी कि मजबूत रीन किले का दरवाजा भी उखाड़कर फेंक सकेगी। सालूस जादूगर केटी की मदद से सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। थ्यूसोंग टीले की दीवार के साथ कान लगा लगा कर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। एक जगह उसने हाथ रखकर कहा, यहाँ से रास्ता अंदर जाता है। अंबर ने उस जगह जोर से अपना हाथ मारा। अंबर की जबरदस्त ताकत से दीवार में शगाफ पड़ गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। थ्यूसोंग सबसे पहले दाखिल हुआ। पीछे जुलीसोंग और उसके पीछे अंबर था, ताकि जुलीसोंग पर कोई बला वगैरह हमला न कर दे। दीवार के गिरते ही सालूस जादूगर को फौरन पता चल गया। उसने आईना देखा। उसमें एक लड़की और दो आदमी नजर आए, जो फूंक फूंक कर कदम रखते गार में चले आ रहे थे। सालूस जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने वहां से निकल जाने का फैसला कर लिया। वो तेजी से उस कोठरी में आया जहां केटी बेहोश पड़ी थी। दोनों हाथ केटी के ऊपर फैलाकर उसने एक मंत्र पढ़कर फूंका। केटी गायब हो गई। इसके बाद सालूस जादूगर उस कोठरी में गया जहां मर्तबान में बेहोश मारिया बंद थी। सालूस ने उसे भी गायब कर दिया। इसके बाद खुद भी गायब हो गया। अंबर, थ्यूसोंग और जुलीसोंग ने गार की एक एक कोठरी देख डाली। उन्हें नाग और मारिया का कोई सुराग न मिला। उनकी खुशबू भी नहीं आ रही थी। जुलीसोंग ने कहा, उन्हें जादूगर ने कहीं गायब कर दिया है अंबर भाई। हाँ, अंबर बोला, मगर सवाल यह है कि उन्हें गायब करके कहाँ पहुंचाया गया है। अंबर ने थ्यूसोंग की तरफ देखा। थ्यूसोंग को वो सब अक्लमंद समझते थे। अंबर का ख्याल था कि वो अपने इल्म से काम लेकर कुछ बताएगा, मगर थ्यूसोंग की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहने लगा, यहाँ बड़े जबरदस्त तिलिस्म का असर है। मैं उनकी लहरें महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम पर कोई आफत आए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंबर ने कहा, आफतें तो हम पर आती ही रहती हैं। थ्यूसोंग, पहले तसल्ली कर लें कि नाग मारिया किसी जगह मौजूद तो नहीं है। थ्यूसोंग ने कहा, जहाँ तक मेरी अकल काम करती है उन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं है। मायूस होकर अंबर, थ्यूसोंग और जुलीसोंग गार से बाहर आ गए। जब वो वापस खोपड़ियों वाले दरख्त के करीब आए तो देखा कि मशकाला भी वहां से जा चुकी थी। जुलीसोंग बोली, मशकाला भी चली गई, बेवकूफ लड़की, हमारे बगैर उसे मुश्किल पेश आएगी। अंबर दरख्त से लटकती हुई खोपड़ियों को गौर से देख रहा था। उनमें से एक खोपड़ी का जबड़ा अचानक हिलने लगा। फिर खोपड़ी ने कहा, नाग मारिया तुम्हें मुल्क ईरान में मिलेंगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। खोपड़ी की आवाज सबने सुनी। थ्यूसोंग खोपड़ी के करीब गया। खोपड़ी का जबड़ा साकित हो गया था। वो कहने लगा, ये सब फ्रॉड लगता है मुझे। अंबर, हमें इस खोपड़ी की आवाज पर एतबार नहीं करना चाहिए। अंबर मुस्कुराने लगा। खोपड़ी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और फिर नागमारिया की तलाश में हमें किसी न किसी मुल्क की तरफ तो जाना ही है। फिर क्यों ना ईरान की तरफ चला जाए। अंबर ठीक कहता है थ्यूसोंग। जुलीसोंग ने अंबर के ख्याल की तायीद की। थ्यूसोंग कंधे हिलाते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम लोगों का यही फैसला है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तीनों जंगल में सफर करते रातों रात अफ्रीका के साहिल पर आ गए। यहाँ से वो एक बादबानी जहाज में सवार हुए जो बसरा की तरफ जा रहा था। उनका इरादा बसरे से किसी काफिले के जरिए ईरान जाने का था। दूसरी तरफ सालूस जादूगर बेहोश केटी को अफ्रीका के जंगल से दूर समुद्र के दरमियान एक ऐसे जजीरे में ले गया जहाँ सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें थीं और कोई आबादी नहीं थी। यहाँ दिन के वक्त भी जहरीले सांप बिच्छू रेंगते फिरते थे। खौफ के मारे कोई जानवर भी इधर का रुख नहीं करता था। यहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर एक कुदरती कार बना हुआ था। सालूस जादूगर ने बेहोश केटी को पत्थर के चबूतरे पर लिटा दिया और खुद एक तरफ आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगा। उसे दिन गुजरने का इंतजार था। दिन गुजरते ही केटी को होश आ जाना था। सालूस ने उस मर्तबान को जिसमें बेहोश मारिया बंद थी समुद्र में फेंक दिया और ये बंद मर्तबान समुद्री लहरों के साथ बहता चला जा रहा था। जब शाम हो गई तो केटी को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी और चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर किसी किस्म की तशवीश का कोई असर नहीं था। इसकी वजह यह थी कि वो सब कुछ भूल चुकी थी कि वो कौन है और कहां से आई है। जादूगर सालूस ने केटी को घूर कर देखा और वो खुश था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बेदार हो गई है। केटी ने पूछा, मैं कहाँ हूँ?
सालूस जादूगर ने कहा, तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर और अपने आका सालूस के पास हो। मैंने तुम्हें एक जबरदस्त तिलिस्मी ताकत अता कर दी है। हम उस ताकत के इस्तेमाल से सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे। तुम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की मलका होगी। क्या तुम खुश नहीं हो ये सुनकर? केटी की तो सारी की सारी याददाश्त गुम हो चुकी थी। उसने सारी दुनिया की मलका बनने का सुना तो बड़ी खुश हुई। कहने लगी, हाँ मैं बड़ी खुश हूँ। मैं कब मलका बनूंगी? सालूस बोला, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सारी दुनिया पर हुकूमत करने का मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। उठो, मेरे साथ आओ। केटी एक ऐसी औरत की तरह जिस पर किसी तिलिस्म का असर हो चबूतरे पर से उठी और सालूस के साथ चलती गार से बाहर आ गई। बाहर समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। सालूस जादूगर ने अपना सारा मंसूबा पहले से सोच रखा था। उसकी मंजिल मुल्क ईरान था। उन दिनों ईरान पर आग की पूजा करने वालों की हुकूमत थी और ईरान की सल्तनत बड़ी ताकतवर कही जाती थी। सालूस जादूगर इस मुल्क को अपना दारुल हुकूमत बनाकर सारी दुनिया के मुल्कों पर हुकूमत करना चाहता था। उसने केटी पर मंत्र पढ़कर फूंका। वो सुकड़कर बिल्कुल छोटी सी हो गई। सालूस ने उसे अपने थैले में डाला और गायब हो गया। 1 सेकंड से भी कम वक्त में सालूस ईरान पहुंच गया। वह शहर में शाही महल और किले के पास ही एक पहाड़ी पर नमूदार हुआ था। उसने थैले में से केटी को बाहर निकाला और कहा, वो सामने महल है। इस महल में एक आतिश परस्त बादशाह तख्त पर बैठा है। सबसे पहले उस आग के पुजारी बादशाह को जाकर कत्ल करो। उसके बाद मैं जैसे जैसे तुम्हें हदायत करूं वैसे ही करती चली जाओ। केटी फिर से पूरी औरत जितनी हो गई। उसने कहा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। और केटी गायब हो गई। सालूस ने तिलिस्मी आईना गले से उतारकर अपने हाथ में पकड़ लिया। उसमें बादशाह के दरबार का अक्स नजर आ रहा था। बादशाह तख्त पर बैठा वजीर से कोई बात कर रहा था। दरबारी अदब से बैठे थे। इतने में अचानक केटी बादशाह के सामने जाहिर हो गई। सब लोग हैरत से उसे देखने लगे कि ये औरत कहां से आ गई है। केटी के हाथ में तलवार थी। वो बादशाह के तख्त की तरफ बढ़ी। एकदम से दरबारी और सिपाही उसको पकड़ने के लिए लपके, मगर केटी ने एक हाथ से उन सबको 50 फुट दूर गिरा दिया। केटी में बेपनाह ताकत आ चुकी थी। बादशाह बड़े सुकून के साथ तख्त पर बैठा रहा। ये बादशाह अगरचे आतिश परस्त था, मगर बड़ा परहेजगार, इंसाफ पसंद और रियाया के साथ नेक सलूक करने वाला था। उसकी इस नेकी से खुश होकर देवताओं ने उसके हक में दुआ कर रखी थी कि वो 100 बरस का बूढ़ा होकर यानी अपनी तबई उम्र को पहुंचकर मरेगा। उससे पहले वो किसी भी हादसे का शिकार नहीं होगा। केटी तलवार लिए बादशाह के पास आ गई। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार बादशाह की गर्दन पर मारी। तलवार 2 टुकड़े हो गई। बादशाह को कोई नुकसान न पहुंचा। सालूस जादूगर ने जब आईने में ये मंजर देखा तो शशदर होकर रह गया। उसे पांसा उलटता महसूस हुआ। उसने झट एक ताकतवर और खतरनाक मंत्र पढ़कर केटी पर फूंका। केटी को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। उसने हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में तीखी नोक वाला फौलादी नेजा आ गया। केटी ने सालूस के हुक्म से नेजा पूरी ताकत के साथ बादशाह के सीने की तरफ फेंका। नेजा भी बादशाह के जिस्म से टकराकर नीचे गिर पड़ा। सालूस जादूगर समझ गया कि बादशाह के पास कोई जबरदस्त तिलिस्मी ताकत है जो उसकी हिफाजत कर रही है। तीसरी बार जब केटी ने खंजर से बादशाह पर हमला किया तो बादशाह ने केटी का हाथ पकड़ लिया। हाथ का पकड़ना था कि बादशाह की दयानतदारी, ईमानदारी, नेकी और रियाया से मोहब्बत और इंसाफ करने की ताकत से केटी पर किया हुआ तिलिस्म एकदम खत्म हो गया। केटी ने हैरानी से इधर उधर देखा और बोली, मैं कहाँ हूँ? ये मैं क्या कर रही थी? बादशाह मुस्कुराया। वो पहले ही समझ गया था कि इस लड़की पर तिलिस्म करके उसके दुश्मनों ने भेजा है ताकि बादशाह को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया जाए। सारे दरबारी खुश होकर मुबारकबाद देने लगे। बादशाह ने केटी से कहा, तुम पर किसी ने जादू कर रखा था। अब जादू ज़ाइल हो गया है और तुम अपनी असली हालत पर वापस आ गई हो। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम पर किसने जादू किया था? केटी ने सारी दास्तान बादशाह को सुना दी। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यह खलाई लड़की है और अपने दोस्तों अंबरनाग मारिया, त्योसोंग और जुलीसोंग के साथ हजारों साल तारीख का सफर कर रही है। उसे यकीन न आया। बादशाह यही समझा कि अभी तक इस लड़की केटी पर जादू का असर बाकी है। इसी वजह से वो बहकी बहकी बातें करती है और कहती है कि मैं हजारों साल से सफर कर रही हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि केटी को शाही मेहमान खाने में इज्जत और एहतराम से रखा जाए। कनीजें केटी को लेकर शाही मेहमान खाने की तरफ चल दी। सालूस बादशाह तो पेचोताप खाकर रह गया। उसके सबसे ताकतवर जादू को बादशाह ने शिकस्त दे दी थी और उसे बेहोश कर दिया था। आदमी चूंकि चालाक था, समझ गया कि बादशाह के पास जो ताकत है वो उसका मुकाबला तिलिस्म से नहीं कर सकता। उसे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। चुनाचे सालूस जादूगर ने एक फकीर का भेष बदला और उसी शहर में एक सराय के बाहर डेरा लगा दिया और वक्त का इंतजार करने लगा कि जब वो कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ अंबर, त्योसोंग और जुलीसोंग भी समुद्री जहाज के जरिए सफर करते मुल्क ईरान की तरफ चले आ रहे थे, जबकि मारिया जिस मर्तमान में बंद थी समुद्र की लहरों ने उसे बहुत दूर पहुंचा दिया था।
मर्तबान के अंदर मारिया बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि मर्तबान समुद्र की मौजों पर तैरता उसे कहां से कहां ले जा रहा है। समुद्र में अगर कोई बंद बोतल या तैरते रहने वाली शय फेंकी जाए तो समुद्र एक न एक दिन उसे किसी न किसी साहिल पर फेंक देता है। चुनाचे मारिया का मर्तबान भी एक रोज समुद्र के साहिल के साथ जा लगा। उस वक्त समुद्र में बहरी डाकुओं का एक बादबानी जहाज भी लंगर डाले खड़ा था और बहरी डाकू कश्तियों में सवार होकर साहिल की बस्ती को लूटने और वहां कत्लेआम करने जा रहे थे। जब वो साहिल पर उतरे तो एक बहरी डाकू की नजर मर्तबान पर पड़ी। उसने उसे खोलकर देखा। मर्तबान उसे खाली नजर आया। हालांकि अंदर मारिया बेहोश पड़ी थी, मगर वो गैबी हालत में थी और डाकू उसे नहीं देख सकता था। उसने गुस्से में तलवार मारकर मर्तबान को तोड़ दिया और दूसरे बहरी कजाकों के साथ शोर मचाता, नारे लगाता, तलवार लहराता बस्ती में लूटमार मचाने लगा। ये कोई 50-60 के करीब बहरी डाकू थे। इनका यही तरीका होता था कि वो किसी साहिल पर ठहरते, करीबी बस्ती पर हमला करके लूटमार करते, आदमियों, औरतों, बच्चों को बेदरे कत्ल करते और मालो असबाब लूटकर अपने जहाज पर ले जाते। ये लोग बड़े जालिम और संगदिल होते थे, रहम करना बिल्कुल नहीं जानते थे, इंसानों को कत्ल करके खुश होते थे। मगर कुदरत के निज़ाम में इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमाल की जज़ा और सज़ा ज़रूर मिलकर रहती है। चुनाचे एक न एक दिन बहरी डाकू भी बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाते थे। जो ही मर्तबान टूटा और समुद्र की ताज़ा हवा मारिया को लगी, उसे होश आ गया। क्या देखती है कि वो साले समुद्र पर पड़ी है। सामने समुद्र में एक बादबानी जहाज लंगर अंदाज है, जिसके मस्तूल पर हड्डियों और खोपड़ियों वाला काला झंडा लहरा रहा है। फौरन समझ गई कि यह बहरी डाकुओं का जहाज है और वो इस इलाके में या कोई खजाना दफन करने या लूटमार करने आए हुए हैं। अंबरनाग के साथ अपने हजारों साल सफर के दौरान मारिया ने कई बहरी डाकुओं को लोगों पर जुल्म करते देखा था और उनका इबरतनाक इंजाम भी देखा था। मारिया ने सबसे पहले फिजा को सूंघा। उसे फिजा में अंबरनाग, जुलीसोंग और थ्यूसोंग में से किसी की भी खुशबू महसूस न हुई। वो समझ गई कि जब वो जादूगर सालूस के गार में दाखिल हुई थी तो उस पर सालूस ने जादू करके बेहोश कर दिया था और अंबरनाग, जुलीसोंग, थ्यूसोंग से वो बिछड़ चुकी है। अब उसकी किस्मत में जो हादसात और वाकयात लिखे गए हैं उन पर गुजर कर ही वो अपने दोस्तों से दोबारा मुलाकात कर सकेगी। अभी तो बस्ती के मजलूम बेगुनाह लोगों को बहरी डाकुओं के कत्लेआम से बचाना उसका फर्ज है। दिल में ये इरादा करके मारिया तेजी से फिजा में बुलंद हुई और बस्ती के ऊपर आ गई। बहरी डाकू तलवारें लहराते, नारे लगाते खेतों में से बस्ती की तरफ भागे चले आ रहे थे। बस्ती के लोग मकानों के दरवाजे बंद करके सहम कर बैठ गए। वो जानते थे कि इन बहरी डाकुओं से अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मारिया ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने देखा कि डाकुओं का कप्तान सबसे आगे आगे दौड़ा चला रहा है। उसके हाथ में तलवार थी। मारिया लपक कर कप्तान के ऊपर पहुंच गई। उसे कोई नहीं देख सकता था। मारिया ने डाकुओं के कप्तान की गर्दन पर पीछे से मुक्का मारा। कप्तान मुंह के बल आगे को गिरा। उसके हाथ से तलवार छूटकर खेत में गिर पड़ी। मारिया ने तलवार उठाई और सरदार का सर काटकर उसे डाकुओं के आगे फेंक दिया। अपने कप्तान का कटा हुआ सर देखकर बहरी डाकुओं पर दहशत छा गई। उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। कप्तान की गर्दन किसने काटी जबकि वहां कोई गैर आदमी नहीं था। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि मारिया ने तलवार के ऊपर तले 2 हाथ मारकर दूसरे 2 डाकुओं की भी गर्दनें काट डाली। अब तो डाकू में खौफ की लहर दौड़ गई। वो घबराकर दहशत खाकर पीछे को दौड़ पड़े। मारिया उनके ऊपर उड़ती उनके साथ जा रही थी। वो इस इंतजार में थी कि ये संगदिल इंसान दुश्मन डाकू जहाज में सवार हो जाएं। डाकू में भगदड़ मच गई थी। वो जल्दी जल्दी कश्तियों को चलाते जहाज पर पहुंचे। जहाज के बादबान खोले, लंगर उठाया और बादबानों में हवा भरते ही जहाज एक तरफ समुद्र में चल पड़ा। जब जहाज साहिल से काफी दूर खुले और गहरे समुद्र में पहुंच गया तो मारिया ने जहाज के सबसे बड़े बादबान के मस्तूल यानी लकड़ी के उस बहुत बड़े और ऊंचे खंभे को जिसके साथ बादबान बंधा हुआ होता है तोड़ दिया। बादबान का मस्तूल एक कड़ाके के साथ टूटा और धमाके के साथ जहाज पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही जहाज दरमियान से टूट गया। जहाज में भगदड़ मच गई। डाकू इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे क्योंकि मारिया ने दूसरा मस्तूल भी तोड़ दिया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और बादबानों के मस्तूल अपने आप कैसे टूट रहे हैं जबकि समुद्र में कोई तूफान भी नहीं है। मारिया इन जालिम लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी ताकि कम से कम ये डाकू आइंदा किसी बेगुनाह इंसान की जान न ले सकें। मारिया जहाज के करीब आ गई। जहाज बुरी तरह डोलने लगा था। मारिया तेजी से हवा के झोंके की तरह जहाज के नीचे बावर्ची खाने में घुस गई जहां चूल्हे में आग जलती छोड़कर लोग ऊपर भाग गए थे। मारिया ने पास ही रखी सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी क्योंकि वहां आग बुझाने वाला कोई नहीं था। मारिया जहाज से बाहर आ गई। जहाज से 50-60 फुट के फासले पर हवा में खड़ी होकर वो जहाज डूबने का मंजर देखने लगी। किचन की आग बहुत जल्द साथ वाली लकड़ी के कैबिन तक पहुंच गई। उस कैबिन में बारूद के बड़े ड्रम पड़े थे
जब आग उन तक पहुंची तो वे खौफनाक धमाके से फट गए। मारिया ने देखा कि एक धमाका हुआ और जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। बहरी डाकुओं ने समुद्र में छलांगे लगा दी, मगर यह समुद्र खूंखार शार्क मछलियों से भरा हुआ था। शार्क मछलियों को बड़ी उम्दा इंसानी गिजा मिली तो वो हजूम दर हजूम वहां आ गई और बहरी डाकुओं की तिक्का बोटी करने लगी। देखते ही देखते जहाज समुद्र में डूब गया और बहरी डाकुओं की चीखें भी हमेशा के लिए खामोश हो गईं। मारिया पहले साहिल समुद्र की तरफ आने लगी, फिर उसने सोचा कि वापस जाने की बजाय आगे चलना चाहिए। देखना चाहिए कि आगे समुद्र की दूसरी तरफ कौन सा मुल्क आता है। हो सकता है वहां अंबरनाग, थ्यूसोंग और जुलीसोंग से मुलाकात हो जाए। चुनाचे वो समुद्र के ऊपर जनूब की तरफ परवाज करने लगी। दूसरी तरफ अंबर, थ्यूसोंग और जुलीसोंग का जहाज वहां से दूर एक समुद्र में ईरान की तरफ सफर कर रहा था। इस ईरान की जानिब, जिसके एक शहर में केटी शाही मेहमान खाने में रह रही थी और सोच रही थी कि आगे जाने की बजाय उसे वहीं रहकर कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। हो सकता है अंबरनाग, मारिया और दूसरे साथियों से वहीं मुलाकात हो जाए, और ऐसा ही हुआ। अंबर, थ्यूसोंग और जुलीसोंग का जहाज बसरे पहुंच गया तो वो वहां से एक काफिले के साथ शामिल होकर ईरान की तरफ रवाना हो गए। ईरान की दारुल हुकूमत में पहुंचते ही उन्हें केटी की खुशबू आई तो वो बड़े खुश हुए। अंबर ने कहा, केटी इसी शहर में है। जुलीसोंग बोली, मैं उसकी तलाश में जाती हूँ, आप लोग कारवांसराय में मेरा इंतजार करें। जुलीसोंग भी खलाई लड़की थी और उसके पास भी एक ऐसी खलाई ताकत थी जिसको इस्तेमाल में लाते हुए वो अपने खून का रंग इस तरह बदल लेती थी कि वो दूसरों की निगाहों से ओझल हो जाती थी। वो किसी को नजर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसका खून ऐसी खलाई रंगत इख्तियार कर जाता था जो जमीन की मखलूक को नजर नहीं आता था। जुलीसोंग ने कारवांसराय से निकलते ही अपने खून का रंग बदल लिया और नजरों से गायब हो गई। वो केटी की खुशबू का ताक्कुब करती शाही महल के मेहमान खाने में पहुंच गई और केटी ने जुलीसोंग की खुशबू महसूस की तो मेहमान खाने के दालान में आ गई। जुलीसोंग ने उसी वक्त अपने खून का रंग जमीनी मखलूक के खून के रंग जैसा कर लिया और केटी ने उसे देख लिया। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगकर मिली। केटी ने अंबर और थ्यूसोंग को भी शाही मेहमान खाने में बुलवा लिया, उन्हें बादशाह से मिलवाया। बादशाह को उनकी खुफिया ताकतों के बारे में कुछ ना बताया गया। बादशाह ने अंबर से पूछा, क्या तुम लोग वाकई 5000 साल से जिंदा हो? अंबर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताते, लेकिन केटी ने आपको बता दी है तो यकीन करें कि हम आपके पैदा होने से पहले भी जिंदा थे और आपकी वफात, बल्कि आपकी औलादों की वफात के बाद भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि खुदा की यही मर्जी है कि हम अभी जिंदा रहें। ये सब कुछ खुदा की मर्जी और उसके हुक्म से हो रहा है। बादशाह के साथ उसका वजीर भी था। वजीर ने पूछा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि तुम लोग 5000 साल से जिंदा हो? अंबर ने जवाब दिया, इसका सबूत तो हम पहले ही एक तरीके से दे सकते हैं कि तुम हमारे साथ कम से कम 50 बरस तक जिंदा रहो, फिर तुम देखोगे कि तुम बूढ़े खूसट होगे और हम इसी तरह जवान और तरोताजा रहेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर इत्तेफाक से अपने सफर और सियाहत के दौरान अगर हमारा कभी तुम्हारे मुल्क ईरान से गुजर हुआ और तुम अगर जिंदा हुए तो अपनी आंखों से देख लोगे कि हम आज ही की तरह जवान होंगे और तुम बूढ़े हो गए होगे। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, मुझे इन नौजवानों की बात का यकीन है, ये भी खुदा की कुदरत का एक करिश्मा है। अगर खुदा चाहे तो जब तक उसकी मर्जी हो किसी इंसान को जिंदा रख सकता है। वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, लेकिन कोई तो ऐसी निशानी इनके पास होनी चाहिए कि जिससे ये साबित हो सके कि ये लोग आम इंसानों से मुख्तलिफ हैं। इस पर अंबर ने कहा, हम में से हर एक के पास कोई ना कोई जबरदस्त ताकत है। मेरे पास ये ताकत है कि मैं इस वक्त खुदा की मर्जी से दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान हूँ। वजीर मुस्कुराया, कहने लगा, इसका इम्तिहान तो अभी हो सकता है। उसने बादशाह की इजाजत से हुक्म दिया कि शाही महल के बाग में 7 हाथी लाए जाएं। उसी वक्त हुक्म की तामील हो गई। केटी, जुलीसोंग, थ्यूसोंग और अंबर बाग में आ गई। वहां 7 हाथी मौजूद थे और झूम रहे थे। ये बड़े हट्टे कट्टे हाथी थे। महल के दरबारी और दूसरे लोग भी अनोखा तमाशा देखने के लिए वहां आ गए। बादशाह के लिए तख्त बिछा दिया गया। वजीर ने अंबर से कहा, अगर तुम कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो तो इन हाथियों में से किसी एक हाथी का सिर्फ एक पांव ही उठाकर दिखा दो। अंबर ने थ्यूसोंग की तरफ देखा और मुस्कुराया, कहने लगा, वजीर साहब, ये तो बड़ी मामूली बात है। मेरा ख्याल था खुदा जाने आप मुझे किस इम्तिहान में डालने वाले हैं। हाथी का पांव क्या, मैं आपको पूरे का पूरा हाथी बल्कि 2 हाथी उठाकर दिखा देता हूँ। ये कहकर अंबर 2 हाथियों के दरमियान जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक हाथ एक हाथी के पेट के नीचे और दूसरा हाथ दूसरे हाथी के पेट के नीचे डाला और इतने आराम से उन्हें जमीन से ऊपर उठा लिया जैसे उसके हाथों में 2 हाथी ना हो बल्कि 2 गेंद पकड़े हुए हों। लोगों पर खौफ तारी हो गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वजीर बेहरान हो गया। अंबर ने दोनों हाथी अभी तक अपनी हथेलियों से ऊपर उठाए हुए थे। उसे जरा सा भी बोझ महसूस नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्यों वजीर साहब, अगर आप कहें तो मैं ये हाथी आपके घर तक छोड़ आऊं?
वजीर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं, मुझे यकीन हो गया कि आप दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान हैं। अंबर ने दोनों हाथी जमीन पर उतार दिए और बड़े सुकून से चलता बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने अंबर को गले लगा लिया, उसकी बड़ी तारीफ की और कहा, वाकई मैंने तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान आज तक नहीं देखा। अगर तुम हमारे पास रुक जाओ तो मैं तुम्हें अपनी फौज का सिपा सालार बना दूंगा। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, हमारा काम फौज लेकर दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करना, लोगों को बेवजह कत्ल करना नहीं है। हम दुनिया में अमन, सलामती और मोहब्बत का पैगाम लेकर सैरो सियाहत कर रहे हैं। हम सिर्फ जालिम को कत्ल करते हैं क्योंकि वो खल्के खुदा को तंग करता है और फसाद फैलाता है और मजलूमों पर जुल्म करता है। आपकी पेशकश का शुक्रिया। बादशाह ने कहा, तो फिर मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग कुछ रोज मजीद मेरे महल में मेहमान खास बनकर रहो, मुझे इससे बड़ी खुशी होगी। अंबर बोला, हाँ, हम इस पेशकश को खुशी से कबूल कर लेते हैं। हम कुछ रोज महल में क्याम कर लेंगे, मगर उसके बाद हमें अपने 2 साथियों की तलाश में यहाँ से चले जाना होगा, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त उन सबको बादशाह के खास शाही महल में पहुंचा दिया गया, जहां नौकर चाकर उनकी खिदमत में लग गए। उस रात थ्यूसोंग ने अंबर से कहा, अंबर, हमें ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें नाग और मारिया को भी तलाश करना है। अंबर ने कहा, मैंने बादशाह से वादा कर लिया है, अब हमें कम से कम 10-15 दिन यहाँ जरूर रहना चाहिए। केटी और जूली सॉन्ग ने भी अंबर की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हमें कम से कम 10-15 रोज यहाँ रुक जाना चाहिए। हो सकता है नाग और मारिया में से कोई इसी शहर में आ जाए। थ्यूसोंग चुप हो गया। जब सालूस जादूगर ने नाग को गार में लगी हुई तस्वीर के अंदर फेंका था तो वो समुद्र के किनारे जाकर गिरा था। मारिया भी अभी तक समुद्र के ऊपर परवाज कर रही थी। उसका ख्याल था कि वो समुद्र पार किसी ऐसे मुल्क में जा पहुंचेगी जहां शायद उसकी मुलाकात अपने साथियों से हो जाए। वो समुद्र के ऊपर उड़ती चली जा रही थी कि अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। समुद्र में जबरदस्त तूफान आ गया। लहरें 50-50 फुट ऊपर उछलने लगीं। बारिश भी मूसलाधार होने लगी, मगर मारिया पर इसका कुछ असर नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह फिजा में परवाज करती रही। फिर ऐसा हुआ कि मारिया को गहरे बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। बादल इतने काले से और घने थे कि मारिया को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वो बादलों के अंदर परवाज करती चली जा रही थी। कई बार बादलों में बिजली चमकी, गरजी, कड़की और मारिया के अंदर से होकर गुजर गई, मगर मारिया पर कोई असर ना हुआ। लेकिन वो चाहती थी कि बादल खत्म हो और रोशनी आ जाए। अब ऐसा हुआ कि एक बार रोशनी इतनी जोर से कड़की कि मारिया को एक धचका सा लगा और उसे कोई होश ना रहा। जब उसे होश आया तो क्या देखती है कि एक हवाई जहाज की खिड़की के पास खाली सीट पर बैठी है। उसके इर्द गिर्द कई सीटें खाली पड़ी हैं। बाकी जहाज में दूसरे कई मुसाफिर, औरतें, बच्चे और मर्द बैठे थे। मारिया ने एयर होस्टेस की वर्दी से पहचान लिया कि यह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का जहाज है। उसने खिड़की के गोल शीशे में से बाहर देखा। बाहर बादल छाए हुए थे। मारिया एक बार तो अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वो बहुत आगे के जमाने यानी 20वीं सदी में निकल आई थी। अफसोस उसे सिर्फ इस बात का था कि वो अपने दोस्तों यानी अंबर, नाग, थ्यूसोंग, जूली सॉन्ग और केटी से बहुत दूर आ गई थी और अब ना जाने कितने अरसे तक उनमें से किसी को भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन अब हर हालत में उसे उस वक्त तक 20वीं सदी में ही रहना था, जब तक कि अचानक कोई हादसा उसे वापस अंबर नाग के जमाने में नहीं पहुंचा देता। ऐसा तो उनके सफर में होता ही रहता था कि अचानक कोई हादसा उन्हें अपने जमाने से बहुत आगे या बहुत पीछे के जमाने में पहुंचा देता था। मगर 20वीं सदी के जमाने में मारिया बहुत अरसे के बाद आई थी। उसने तकदीर और किस्मत के इस खेल को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया और जहाज का जायजा लिया। इतने में जहाज में ऐलान हुआ कि जहाज थोड़ी देर बाद लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। मारिया को खुशी हुई कि वो लाहौर जा रही है। पाकिस्तान से मारिया को शुरू ही से बड़ी मोहब्बत थी। इस मुल्क में वो पहले भी कई बार अंबर नाग के साथ नमूदार हो चुकी थी। लाहौर उसे तारीखी एतबार से बहुत अच्छा लगता था। जहाज उतर गया। दूसरे मुसाफिरों के साथ गैबी हालत में मारिया एयरपोर्ट से बाहर आ गई। अब वो सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो वो जहाँ चाहे जा सकती थी, जहाँ चाहे रह सकती थी, मगर वो किसी ऐसी जगह रहना चाहती थी जहाँ अंबर, नाग, थ्यूसोंग, केटी वगैरह से मिल जाने का ज़्यादा इम्कान हो। उसने सोचा कि थोड़ा पैदल लाहौर की सैर करनी चाहिए, फिर कोई ठिकाना बना लूंगी। ये सोचकर मारिया हवाई अड्डे से शहर जाने वाली सड़क पर चल पड़ी। ये वक्त स्कूल से छुट्टी का था। वो जिस स्कूल के सामने से गुजरी वहां से बच्चे बच्चियां निकल कर तांगों, बसों और गाड़ियों में सवार हो रही थीं। मारिया उन मासूम मुस्कुराते बच्चों को देखकर बड़ी खुश हुई। चलती चलती वो रेलवे का बड़ा पुल पार करके शादमान चौक की तरफ जा रही थी कि एक बस स्टैंड पर उसने कुछ गुंडों को देखा कि वो एक लड़की को घसीटते हुए कार की तरफ लिए जा रहे थे। लड़की चीखों पुकार मचा रही थी। देखते देखते गुंडों ने लड़की को गाड़ी में डाला और गाड़ी बड़ी तेजी से सड़क पर एक तरफ दौड़ने लगी।
मारिया एक रॉकेट की तरह हवा में उछली और दूसरे लम्हे गाड़ी के ऊपर पहुंच गई। 2 गुंडों ने पिस्तौल दिखाकर लड़की को चुप करा रखा था। लड़की का रंग दहशत के मारे सफेद पड़ गया था। एक गुंडा बार बार कह रहा था, गाड़ी को शहर की ट्रैफिक से निकाल कर ले जाओ, जल्दी करो। जो गुंडा गाड़ी चला रहा था वो बड़ी तेजी से गाड़ी को एक वीरान सड़क पर ले आया। मारिया अब गाड़ी के अंदर आ गई थी। उसने उन गुंडों की बातों से अंदाजा लगाया कि ये पेशावर गुंडे हैं जो अमन पसंद शरीफ शहरियों की जानो माल के वास्ते एक अजाब से कम नहीं है। मारिया ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। गाड़ी एक धचके से रुकी तो दूसरे गुंडों ने चिल्लाकर कहा, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? मैंने ब्रेक नहीं लगाई। तो क्या अपने आप लग गई है? पहला गुंडा गुस्से में बोला। मारिया ने कहा, ब्रेक मैंने लगाई है। एक नई औरत की आवाज सुनकर सबने हैरान परेशान होकर इधर उधर देखा। लड़की भी कुछ और डर गई। मारिया ने कहा, इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। तुम सब लड़की को गाड़ी में ही छोड़कर बाहर निकल आओ। जिस गुंडे के हाथ में पिस्तौल था उसने जरा ज्यादा बहादुरी से काम लेते हुए कहा, तुम जिन हो या चुड़ैल हो, कोई भी हो, मैं खबरदार करता हूँ कि गाड़ी से निकल जाओ, नहीं तो मैं लड़की को गोली मार दूंगा। अब ये फिक्रा गुंडे ने अदा किया ही था कि अचानक पिस्तौल उसके हाथ से गायब हो गया। मारिया ने पिस्तौल झपट कर छीन लिया। मारिया की आवाज बुलंद हुई, तुम सब मर्द गाड़ी से बाहर आ जाओ, लड़की तुम गाड़ी में ही बैठी रहो। तीनों गुंडे डरे डरे से बाहर आ गए। वो यही समझ रहे थे कि कोई जिन भूत लड़की की मदद को वहां पहुंच गया है। मारिया ने कहा, जमीन पर बैठ जाओ। तीनों पेशावर गुंडे जमीन पर बैठ गए। ये वीरान सा इलाका था, सड़क दूर थी, आबादी भी कुछ फासले पर शुरू होती थी। मारिया ने पिस्तौल को खामोशी से चेक किया। उसमें मैगजीन भरा हुआ था। मारिया ने सबसे पहले दरमियान वाले गुंडे के सर का निशाना बनाकर फायर कर दिया। धमाका हुआ और गुंडा आगे को लुढ़क गया। दूसरे गुंडे उठकर दौड़ पड़े, मगर मारिया से बचकर वो कहां जा सकते थे। मारिया ने चंद कदमों पर ही दोनों को शूट कर दिया। ये सजा थी एक खानदान, एक लड़की की इज्जत को दागदार करने की मजमूम कोशिश की। मारिया नहीं चाहती थी कि ये जुराइम पेशा गुंडे आइंदा भी किसी शरीफ लड़की की इज्जत से खेलने की नापाक कोशिश करें। गाड़ी में बैठी हुई लड़की ने जब ये मंजर देखा तो गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश कर ही रही थी कि मारिया ने करीब आकर कहा, बहन मुझसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इन मुजरिमों को इनके जुर्म की सजा मिली है। मैं कोई जिन भूत या चुड़ैल नहीं हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। लड़की सख्त खौफजदा थी। कहने लगी, शुक्रिया बहन, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मारिया ये कहकर खामोश हो गई। लड़की गाड़ी से निकलकर तेज तेज कदमों से बड़ी सड़क की तरफ चलने लगी। मारिया उसके सर के ऊपर साथ साथ परवाज कर रही थी मगर चुप थी। सड़क पर आकर लड़की एक रिक्शा में बैठी और रिक्शा सड़क पर चल पड़ा। मारिया रिक्शे के ऊपर उसके साथ साथ उड़ने लगी। जब लड़की अपने घर पहुंच गई तब मारिया उससे अलग हुई। मारिया अब हवा में उड़ते रहने की बजाय जमीन पर आ गई और सड़क के फुटपाथ पर चलने लगी। पाकिस्तान आकर और पाकिस्तान की तरक्की देखकर मारिया खुश तो बहुत थी, मगर उसका दिल अपने दोस्तों अंबरनाग, केटी, थ्यूसोंग और जुली सोंग के लिए उदास भी था। चूंकि वो सब पुरस्कार लोग थे, इसलिए उनकी मुलाकात भी अचानक किसी पुरस्कार जगह पर ही होती थी। मारिया ने सोचा कि शहर की किसी पुरस्कार जगह पर ठिकाना लगाना चाहिए जहां अंबरनाग वगैरह से मिलने का इम्कान भी हो। ये सोचकर मारिया ने अपना रुख कब्रिस्तान की तरफ कर लिया, क्योंकि हर शहर में कब्रिस्तान ही एक पुरस्कार जगह होती है। मारिया को लाहौर शहर की सड़कों मोहल्लों से वाकफियत थी। वो चलती चलती एक जगह पहुंची तो उसकी नजर एक अहाते के गेट पर पड़ी जिसके ऊपर स्लीप का निशान लगा हुआ था। ये ईसाइयों का कब्रिस्तान था। मारिया ने सोचा कि इस कब्रिस्तान में ही ठिकाना बनाना चाहिए। हो सकता है कभी किसी वक्त अंबरनाग, केटी वगैरह से मुलाकात हो जाए। मारिया कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कब्रिस्तान में कब्रों के आसपास बड़े फूल पौधे लगे थे। किसी कब्र पर पत्थर के गुलतान में भी फूल सज रहे थे। मारिया ने रात उसी जगह गुजारने का फैसला कर लिया।